सास ना होने की वजह से दिव्या ने अपने देवर की शादी करवाई थी और वो एक सास की तरह ही अपनी देवरानी का ख्याल रखा करती थी। उसे अच्छी बुरी चीज़ों से बचाया करती थी। दिव्या की देवरानी कविता को अपनी जिठानी की इतनी दखलंदाजी पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, कविता, कल माँ जी और ससुर जी की बरसी है, तो मुझे और तुम्हारे जेठ जी को पूजा में बैठना होगा। तो मैं क्या सोच रही थी कि जब तक हम पूजा में बैठे रहेंगे तब तक तुम माँ जी और ससुर जी के नाम का खाना अलग से निकाल कर रख देना, ठीक है? ठीक है दीदी, और कोई काम हो तो बता दीजिए। कविता काम करने के लिए मना तो नहीं करती, परंतु अगले दिन कविता कोई काम भी नहीं करती और सारा काम अकेली दिव्या करती है। अब दिव्या अपने सास ससुर के नाम का निकाला हुआ खाना कौवे को खिलाने की कोशिश करती है, पर कोई भी कौवा दिव्या के हाथ का खाना भी नहीं खाता। ये देखकर कविता की माँ कविता से कहती है, कविता बेटा, तू ना अपनी जेठानी से दूर रहना। तेरी जेठानी मुझे कुछ सही नहीं लगती। माँ, मुझे तो वैसे ही अपनी जेठानी पसंद नहीं है। मेरे सभी कामों में दखल अंदाजी देती है। वैसे आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने कुछ देखा है क्या? कविता बेटा, तूने देखा नहीं? जब तेरी जेठानी कौवे को खाना खिलाने गई तो एक भी कौवा नहीं आया। तू तो जानती है ना, मरे हुए लोगों का खाना कौवे को खिलाया जाता है और अगर कौवा वो ना खाए तो अशुभ माना जाता है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कई बार मुझे भी ना अपनी जेठानी पर शक होता है कि कहीं वो भूत डायन तो नहीं है। हो सकता है बेटा, क्या पता तेरी जेठानी कोई जादू टोटका करना जानती हो। माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक वहाँ दिव्या आ जाती है। दिव्या को देखकर दोनों माँ बेटी चुप हो जाती हैं। अब सारा काम खत्म होने के बाद कविता की माँ तो वहाँ से चली जाती है, पर कविता के दिमाग में शक डाल कर जाती है। अब ऐसे ही एक दिन दिव्या मंत्र जपती हुई कविता के पास आती है और तभी टेबल पर रखा हुआ वास अचानक से कविता के पैर पर गिरकर टूट जाता है। कविता, आराम से, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं जेठानी जी, मैं ठीक हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टेबल से वास अपने आप मेरे पैर पर कैसे गिर गया। उसे तो गिरना ही था, वो इतने किनारे पर जो रखा था, और तुम भी तो टेबल से टकराई थी ना। इतना बोलकर दिव्या कविता की चोट पर पट्टी करने लगती है, पर ये सब देखकर कविता का शक अपनी जेठानी पर और भी गहरा हो जाता है। माँ सही कह रही थी, ज़रूर जेठानी जी कोई डायन है या फिर वो कोई जादू टोटका करना जानती है। ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। हो ना हो ज़रूर ये सब कुछ इन्होंने ही किया है। कविता, मैंने तुम्हारे पैरों में पट्टी कर दी है, अब तुम अपना ख्याल रखना। वैसे मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम छत से कपड़े उतार लो, पर अब कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खुद ही सारा काम कर लूँगी। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से कविता घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए दिव्या अपने हाथों से अपने देवर के लिए खाना बनाती है। पर रात में खाना खाने के बाद सुबह तक दिव्या के देवर नितिन की भी तबीयत खराब हो जाती है। नितिन, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। आखिर कल आपने ऐसा क्या खाया था जो आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई? आपने बाहर से कुछ खाया था क्या? नहीं, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया था। रात में जो खाना घर पे मिला था वही खाया। फिर पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी और घबराहट हो रही है। हो ना हो ये सब कुछ दीदी का ही किया है। वो डायन है, डायन। मेरी खुशी देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने आपको निशाना बनाया है। कविता, ये सब तुम क्या कह रही हो? भाभी ऐसी नहीं है, वो तो हर समय भगवान की पूजा और घर के कामों में व्यस्त रहती है। अगर उन्हें मुझे नुकसान पहुंचाना ही होता तो कब का पहुंचा चुकी होती। क्या पता उस समय जेठानी जी को सही से जादू टोटका करना नहीं आता होगा, पर अब मुझे लगता है कि इन्होंने पूरी तरह से जादू टोना सीख लिया है। वो हमें कुछ करे इससे पहले हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। कविता, तुम ये सब कुछ इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? अब कविता नितिन को सारी घटनाएं बताती है जो कविता ने नोटिस की थी। कविता की बातें सुनकर अब ना चाहते हुए भी नितिन को अपनी बीवी की बातों पर विश्वास होने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक ही घर में रहने के बाद भी नितिन और कविता दिव्या से बात नहीं करते। ऐसे ही एक दिन दिव्या को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और यही खुशखबरी देने के लिए दिव्या कविता के पास मिठाई लेकर जाती है।
कविता, जल्दी से मुंह मीठा करो, बहुत जल्द तुम चाची बनने वाली हो। ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी, पर मुझे आपके हाथों का आप दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना। याद है ना, पिछली बार आपके हाथों का बनाया हुआ खाना खाने की वजह से नितिन जी की तबीयत कितनी ख़राब हो गई थी। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? कुछ नहीं दीदी। दिव्या की बातों को नज़रअंदाज करके कविता वहाँ से चली जाती है। 1 महीने के बाद कविता को पता चलता है कि वो भी गर्भवती है और ये खुशखबरी कविता सबसे पहले अपनी माँ को सुनाती है। माँ, अब मैं भी माँ बनने वाली हूँ। वाह, जल्द तुम भी नानी बन जाओगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कविता, पर मेरी मान, बेटा तू वो घर छोड़ दे। जानती है ना, उस घर में तेरी डायन जिठानी है। मुझे डर है कल को कहीं वो डायन तुझे कुछ कर ना दे। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो डायन ना मेरी खुशियों से जलती है, कहीं मेरी खुशियों को नजर ना लगा दे। अब कविता अपनी माँ की बातों में आकर जेठानी का घर छोड़कर कहीं और चली जाती है। दूसरी जगह जाने के बाद भी कविता की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब कविता अपनी माँ के साथ एक बाबा के पास जाती है। बच्चे, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम सही समय पर यहाँ आ गई। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। तुम्हारी जेठानी काला जादू करती है और ये उसी के जादू का प्रभाव है। जब से तुमने वो घर खाली किया है तब से तुम्हारी तबीयत खराब रहने लगी है। बाबा, इसका कोई उपाय बताएं ताकि मेरी बेटी के सर से इसकी डायन जेठानी का काला साया हट जाए। ये भभूत रख लो, सुबह शाम दूध में डालकर पीना। और ये जो इस काले कपड़े में राख है, इस राख को अपनी जेठानी के घर के बाहर दफना देना। इससे तुम्हारी जेठानी तुम पर जो भी काला जादू करेगी वो वहीं नष्ट हो जाएगा। अब कविता ढोंगी बाबा की बातों में आ जाती है और जैसा ढोंगी बाबा कहते हैं वो बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ ही हफ्तों में कविता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। कविता, मैंने तुम्हें दवाई दी थी, तुम उस दवाई के अलावा और कौन सी दवाई ले रही थी? देखो, झूठ मत बोलना। हमने तुम्हारे कुछ टेस्ट किए हैं, तुम्हारे ब्लड और शरीर से हमें कुछ मिला है और इसी की वजह से तुम्हारा गर्भपात हुआ है। डॉक्टर, उस भभूत को लेने से मेरा गर्भपात कैसे हो सकता है? उससे तो मेरा बच्चा सेहतमंद पैदा होता। ये सब कुछ मेरी डायन जेठानी ने किया है। कविता, तुम किस ज़माने में जी रही हो? तुम्हारी जेठानी का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम जिस भभूत को ले रही थी उसी की वजह से तुम्हारे बच्चे ने दम तोड़ा है। ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही और अंधविश्वास की वजह से हुआ है। और एक बात और, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बातें सुनकर कविता की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी उतरती है और कविता की माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कविता की ज़िंदगी खराब करने के पीछे उसकी माँ का ही हाथ था। बस इसी का